हेलो गाइस, यूपीएससी 2025। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और मेरे तरफ से सब लोगों को बधाई। दूसरी बात, एग्ज़ाम का अगर हम नेचर की बात करें तो पेपर लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली मैं देख रहा था कि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा आसान है। हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को कठिन लगा हुआ हो, और साथ साथ आप लोगों को ये भी देखे होगे कि इस बार भी ना तो फिजिक्स से कोई सवाल आया है, ना तो केमिस्ट्री से कोई सवाल आया है। बायोलॉजी से भी सवाल भी आए भी हैं 3-4 करके, तो वो सवाल भी बहुत बेसिक था। वो सवाल आप लोग आराम से किए होंगे। चूँकि ये सेशन साइंस टेक यूपीएससी प्रीलिम 2025 के क्वेश्चंस का आंसर और एनालिसिस का है, तो मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ और हम लोग लेते हैं कि करके क्वेश्चंस क्या होगा उसका 100% एक्यूरेट आंसर, हम लोग उस पर बात करेंगे। और मैं हूँ मुकेश सिंह, पिछले 20 साल से साइंस टेक पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, अलग अलग दिल्ली बेस्ड और पैन इंडिया कोचिंगों में। रही बात, पहला क्वेश्चन सामने आप लोगों को है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन। हो सकता है आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, आपका कोई भी सेट हो, अपना मिला लेना। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 3 मिशन किया गया था, सो हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। अगर थोड़ा सा माइन्यूटली और माइक्रोस्कोपिकली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जो एक्जियो मिशन है, ये मिशन आईएसएस के लिए था, और ये मिशन का भी एक ऑब्जेक्टिव था उसमें से कि वो स्पेस में माइक्रोग्रेविटी पे भी अपना स्टडी करे। जहाँ तक बात रही स्पार्डेक्स का, तो स्पार्डेक्स मिशन ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये स्पेस वेस्ट को रिमूव करने से है, ना कि ये माइक्रोग्रेविटी के स्टडी से जुड़ा हुआ है। और गगनयान जो इंडिया का मिशन है, इस मिशन का एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, माइक्रोग्रेविटी का स्टडी करना भी है। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ओनली 2। सो कि यहाँ पे दिया हुआ है ओनली 1, ओनली 2, ऑल द अबव एंड नन। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो करेक्ट और 100% एक्यूरेट आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली 2। तो यहाँ पे आप लोग इसको टिक लगा सकते हो कि ओनली 2 आंसर इज द राइट आंसर। और हो सकता है आप लोगों का दिल टूट रहा हो, किसी का दिल मजबूत भी हो रहा हो, तो थोड़ा सा इन बातों को आप लोग, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे सेगमेंट में सही भी हुआ होगा, कुछ सेगमेंट में हो सकता है मन लायक आंसर नहीं मिले, परेशान मत होना आप लोग। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। 3 व्हीकल पूछा हुआ है और सबसे हलवा क्वेश्चन यही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, एंड हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। इसमें से कौन कौन सा अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 एंड नन। देखो, जब फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, बैटरी ही तो यूज करते हैं। चूँकि व्हीकल का नाम ही रखा गया है फ्यूल पे। हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करेंगे हम लोग। हाँ, जहाँ तक बात रही जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, वहाँ पे आप बैटरी भी यूज करते हो और वहाँ पे आप फ्यूल भी यूज करते हो। तो तीनों इसके लिए राइट आंसर होगा। सो ऑल द थ्री इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन नंबर मिला लेना है ना, और ताकि आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल द 3। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो आप लोग एकदम से पैनिक मत होना। कोई यदि पैनिक हो गया कि भाई मेरा सर नहीं हो पाएगा या कम हुआ ज़्यादा हुआ, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है यहाँ पे, और वैसे मेरे समझ से फिल्म्स का जो एग्ज़ाम था बिल्कुल से थोड़ा सा मैं ये देख रहा था कि हाँ, लास्ट ईयर के कंपेयर में ये पेपर बहुत आसान था, लेकिन ये पेपर किताबों से नहीं था। हो सकता है आप लोगों ने जहाँ से कोचिंग क्लास किया होगा उन क्लास से 4-5 सवाल आप लोगों का आया हुआ हो, पर आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि 5 से ज़्यादा सवाल क्लास का नहीं रहा होगा। अखबार से हो सकता है, या आपने कहीं और सोर्स से कुछ पढ़ा हुआ हो, या कई दफ़ा ये भी होता है कि हम उस तरीके से पढ़ते भी नहीं। जैसे मान लो ये सवाल यहाँ पे है कि विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे जब ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, all type of UAV can do automated hovering,
all type of UAV can use batteries only as a source of power supply and how many of the statement given above are correct. अब यहाँ पे ज़रा सोचना पड़ जाएगा कि भाई ओनली वन होगा कि ऑल द थ्री होगा कि ओनली टू होगा कि नन होगा। चूँकि ये तीनों जो चॉइस है इस तरीके से मुझे लग रहा है कि कोई भी क्लास या मैं चूँकि साइंस का खुद भी क्लास लेता रहता हूँ तो मैं भी इस तरीके से कभी भी क्लास में गौर नहीं कर पाता हूँ कि भाई चलो इन बातों को भी यहाँ पे ध्यान रखना हम लोगों को है। और अक्सर यही होता है कि जहाँ पे हम सोचना बंद कर देते हैं यूपीएससी वहाँ से सोचना शुरू करती है और बीच में क्या होता है बच्चे होते हैं और बच्चे फंसे हुए होते हैं। तो वो यहाँ पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो मुझे ही आ रहा था, मुझे भी नहीं आ रहा था या मैंने कभी इस तरह से गौर भी नहीं किया। तो पर इसका आंसर क्या होगा? अगर रही बात आंसर की तो जो जितने भी यूएवी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें मानव नहीं होता है, जैसे मान लो इंडिया का क्या है रुस्तम ड्रोन है, तो जैसे ये क्या है वर्टिकल लैंडिंग। चूँकि क्वेश्चन टेक्निकली को समझना है कि सब में एक चीज़ लगा हुआ है ऑल ऑल ऑल। यार जब ऐसे लगा हो ना ऑल ऑल तो समझ लेना कि सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो, एकदम से गड़बड़ी है। चूँकि ये कैसे हो सकता है कि यूनिवर्सली ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ तो इसके एक्सेप्शन होंगे, कुछ तो अलग हटके होगा। तो ऐसे अगर सोचते तो आप हो सकता था इसका आंसर सही से कर जाते। चूँकि आपने नहीं सोचा है इसलिए हो सकता है गलती भी हुआ हो, नहीं तो इसका आंसर राइट क्या होगा? नन आंसर होगा इसका राइट। क्योंकि जितने भी यूएवी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता है, केवल जो VTOL यूएवी है वही वर्टिकल लैंडिंग करता है। दूसरा देखा सभी यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड हावरिंग। तो सभी यूएवी जो होता है ना वो ऑटोमेटेड हावरिंग भी नहीं कर सकता है। केवल जो मल्टी रोटर होता है, मल्टी रोटर ही ऑटोमेटेड हावरिंग करता है। फिर तीसरा देखो ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरीज ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। तो भाई केवल बैटरी से कहाँ चलता है? जरूरत तो नहीं केवल बैटरी से चलेगा, कुछ में क्या होगा इंटरनल कंबशन इंजन भी होगा। तो जहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन होगा वहाँ पे बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नन। इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान से समझना बातों को। और इस तरह का अगर जिन बच्चों ने थोड़ा सा सावधानी बरता हुआ हो या दिमाग में कुछ रखा हो, चूँकि तीनों में ऑल लगा हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा और इसका आंसर राइट क्या है? नन। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर नहीं बना हुआ हो बाय द वे तो इसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो अगला सवाल हम लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट का नाम है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, निकेल है। एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड। कोबाल्ट है, लिथियम है, निकेल है, इस सब का इसको सुना ही होगा आप लोग कि बैटरी में यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट के भी सुना होगा कि भाई हम लोग इसको न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर के रूप में। अब यहाँ पे दिया हुआ कि भाई क्या हम ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे? हाँ, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं बैटरी में, पर कैथोड ग्रुप में नहीं करते हैं, वो करते हैं हम लोग एनोड ग्रुप में। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर होगा कि ओनली वन या ओनली टू। यहाँ पे सोचने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, सो ओनली टू यहाँ पे आप राइट आंसर कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे सवालों को थोड़ा सा सावधानी से बनाने की जरूरत होती है क्योंकि कोबाल्ट, लिथियम और निकेल का हम लोग कैथोड के रूप में यूज करते हैं और ग्रेफाइट का हम लोग एनोड में, ठीक है ना, उपयोग करते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड। कैथोड में तीनों नहीं, केवल लिथियम, केवल ग्रेफाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन। सो ओनली वन इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या है देख लेते हैं हम लोग। सवाल आप लोग अपना मिलाते चलना, जो भी है आप लोग का जैसा भी एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि सिगरेट का जो बट है या आई ग्लास का जो लेंस होता है या कार का जो टायर है, इसमें से किस में प्लास्टिक का यूज किया गया है? अगर ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तो आई ग्लास का लेंस तो सब ने पढ़ा होगा भाई इसमें प्लास्टिक का यूज करते हैं। और शायद आप लोग कार टायर जब पढ़े होंगे और जब वल्केनाइज रबर पढ़े होंगे कि भाई जो वल्केनाइज रबर होता है या जो रबर होता है हम उसका यूज़ करते हैं टायर बनाने के लिए। और हम टायर बनाने में कभी भी प्लास्टिक का यूज़ हम नहीं करते। सिगरेट बट की बात रहा तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डाउट होगा
तो सिगरेट बट को हम लोग जनरली क्या महसूस करते हैं कि वो कागज़ होता है, जब कागज़ के साथ देखोगे कि वो सेलुलोज उसमें होता है, और सेलुलोज एसीटेट नामक जो प्लास्टिक है उसमें एडेड होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या कि ओनली 2, मतलब सिगरेट बट और आई ग्लास का जो लेंस है ये दोनों यहाँ पे सही आंसर हैं। तो ओनली 2 आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो राइट आंसर के रूप में। इसलिए इतना माइन्यूटली मतलब ऑब्जर्व करके चीज़ों को पढ़ना थोड़ा सा बच्चों के लिए लिहाज से दिक्कत होता है। और लाख टेस्ट सीरीज कर लो किसी कोचिंग का, मुझे नहीं लगता है कि इन टेस्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन होते भी हैं। क्योंकि एक तो है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो बहुत कम है, तो कोचिंग वाले भी क्या कर सकते हैं। दूसरा होता है क्या कि इस तरह के सवाल को सोचना, फिर सवाल को ऑब्जर्व करके बनाना, और एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों का एक अलग दबाव होता है आप लोगों के ऊपर, तो दबाव को आप लोग तो झेल के आ ही रह चुके हो। अब पेपर जैसा भी हुआ है आप खुश रहो, उम्मीद करता हूँ कि कटअप ठीक जाएगा, मतलब कटअप कम नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा पर कम भी नहीं जाना चाहिए। ये सवाल पढ़िए आप लोग, इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया, इस पर करें विचार करने के लिए कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। अगर कोल गैसिफिकेशन से थोड़ा सा भी अगर आप परिचित हो गए और आपको अगर नाइट्रोग्लिसरीन का फार्मूला याद हो या इथेनॉल का या यूरिया का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट जो कोल गैसिफिकेशन था उसमें हम लोग इन तीनों का ही उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जनरली तीनों का ही उपयोग करते हैं। और उपयोग का मतलब हुआ कि चाहे इथेनॉल हो, चाहे नाइट्रोग्लिसरीन हो, चाहे यूरिया हो, ये सब के सब क्या है, कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से ही बना हुआ है। ये उपयोग का मतलब है सबके उसी माध्यम से बना हुआ है। क्योंकि जब कोयला का जब हम गैसिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है सीन गैस। सीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन CO2। CO2 जो पदार्थ है, इसी पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं एज रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम लोग इथेनॉल हो गया या नाइट्रोग्लिसरीन हो गया या यूरिया हो गया, हम इसको हम तैयार करते हैं। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑल द 3, तीनों के तीनों यहाँ पे राइट आंसर होंगे। यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सहज सवाल था ये। ऑल द 3 इज़ द राइट आंसर। चलो अगला एक और सवाल लेते हैं हम लोग हैं, कौन सा सवाल देख लेते हैं एक बार। आप लोग अपने अपने सेट में जाकर के मिला सकते हो। जैसे मान लो ये सवाल आ गया, ये पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, क्लास में पढ़ा हो सकता है, नोट्स में पढ़ा हो सकता है, टेस्ट में पढ़ा हो सकता है, या अखबार में पढ़ा हो सकता है, और ये खुद भी कह रहा है कि अखबारों में आप लोग देखे होंगे। So what is the common characteristic of the chemical substance generally known as Cl20 या Cl20 HMX हैं और LLM105 हैं, which are sometimes talked about in media। कहते इसको मीडिया में जो है अक्सर अखबार उपहार में आप लोग पढ़ते हुए सुने होंगे। अब इसमें यहाँ दिया हुआ कि these are alternative to hydrofluorocarbon refrigerants 1, these are explosive in military weapons, these are high energy fuel for cruise missiles एंड दीज आर फ्यूल फॉर रॉकेट प्रपल्सन। देखो रॉकेट प्रपोल्सन और मिसाइल्स वगैरह में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को शायद याद होगा कि हाइड्रोक्सी टर्मिनल पॉलीब्यूटाडाइन HTPB का एज ए सॉलिड हम लोग वहाँ पे फ्यूल सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। एज ए लिक्विड प्रोपेलेंट हम लोग वहाँ पे USDH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे Cl20 HMX और LLM105 जो इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करती है। तो मेरे पे क्या है, ये एक्सप्लोसिव है, ये जिसको हम लोग मिलिट्री में वेपन्स के तौर पे यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा कि दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन। सो राइट आंसर हियर इज द ओनली 1, दीज आर द, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो आप लोग राइट आंसर यहाँ पे लगा लो, ओनली 1 इज राइट आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट Majorana 1 chip will enables quantum computing। दूसरा स्टेटमेंट है, Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services and deep learning is a subject of machine learning। अब एक इसमें से कौन सा सही है। देखो ये तो जो पहला दिया हुआ कि Majorana 1 chip जो है सो विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, हाँ ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग को जो आधार बनाया गया है उसमें मेजोरना का यूज है। जहाँ तक बात रही कि इस चिप को इंट्रोड्यूस किया अमेजन ने, तो ये अमेजन ने इंट्रोड्यूस नहीं किया बल्कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है।
और डीप लर्निंग की बात रहे तो डीप लर्निंग इज सब्जेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये स्टेटमेंट भी ये सही है। तो राइट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 3 क्या होगा, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। 2 क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आप यहाँ पे टिक लगाना हो लगा दो कि 1 and 3 इज द राइट आंसर। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। मैं साफ साफ कर रहा हूँ कि सारे आंसर जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये 100% करेक्ट हैं, कहीं मिलाने की जरूरत नहीं है, आप इस पर टोटली रिलाई कर सकते हो। एक बात, अगला सवाल है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप लोग को याद होगा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, उसी के जरिए हम लोग उसको तैयार करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दे आर मैन मेड प्रोटीन, ये क्या गलत, सही है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि है क्या, ये मैन मेड प्रोटीन ही तो है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, यस ये भी सही है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं और ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में ये काम भी आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है ये, और एक अल्टरनेटिव एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे है, दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपाह वायरस। बिल्कुल भाई, एंटीबॉडी का काम ही क्या होता है, अगेंस्ट एंटीजन एक्ट करना, तो चाहे वो निपाह वायरस हो या कोई और वायरस हो उसके अगेंस्ट से काम करेगा। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी निपाह वायरस के बीच बिल्कुल काम करेगा। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3। तो आप यहाँ पे राइट आंसर इसका कर सकते हो 1, 2 and 3। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल भी हम लेते हैं यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। भाई ओशन में कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा। पहला देखो यहाँ भाई, वायरस तभी ना सर्वाइव करेगा जब कोई होस्ट होगा, बिना होस्ट के तो वायरस सर्वाइव करता ही नहीं है। आउटसाइड होस्ट तो वायरस क्या होगा, एक प्रकार का एमॉर्फस शुगर ग्रेन की तरह होगा, जैसे चीनी का दाना गिरा हुआ बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता है, क्या ये सही है, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नहीं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है क्या अपने आप में वायरस ही तो है, बैक्टीरियोफेज क्या वायरस है, और बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। एंड नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर